द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। इस समय जो कश्मीर की आतंकवादी घटना के बाद देश में जो मुख्य चर्चा का विषय है, सरकार ने निर्णय ले लिए, मतलब कुछ ऐसे निर्णय ले लिए हैं जो बहुत पहले लिए जाने चाहिए थे, लेकिन खैर देर आया दुरुस्त आया, ले लिए हैं। अब सवाल ये है कि उस पानी को रोकने के लिए जो इंतजाम करने हैं, कुछ तो अभी रोक देंगे और जो बाकी पानी रोकना है वो धीरे धीरे उसके लिए इंतजाम करते हैं। अगर 50-60% पानी भी ये रोक पाए तो पाकिस्तान विल बिकम ए डेजर्ट, प्यासा मर जाएगा पाकिस्तान। 2800 किलोमीटर लंबी नदी है इंडस नदी, और इसके अंदर सतलज, झेलम, रावी, चिनार, ये सब नदियाँ मिलती हैं। और इन सब नदियों का जो मेजर वाटर है दैट गोज़ टू पाकिस्तान। 1100 किलोमीटर भारत में बहती है ये नदी, और ये नदी निकली है चाइना बॉर्डर के पास से शुरू होती है। वहाँ खाली इंडस नदी शुरू होती है वहाँ से, जिसमें मैं बोटिंग करके आया हूँ। लद्दाख गया था, मैंने बोटिंग की है इसमें। और वो जो बोटिंग करवाने वाला है वो चप्पू आपके हाथ से चलवाएगा, आप चलाओ, वो कमांड करता है, डायरेक्शन देता है। दैट इज़ आल्सो ए वेरी एन्जॉइंग सीन, मतलब आई हैव एन्जॉयड दैट। और वो नदी तो कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है, लेकिन कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है। दैट्स उसकी चौड़ाई ज़्यादा 100 फीट है, 100 फीट है या 100 मीटर होगी, अब इतना खैर ध्यान नहीं, 10 साल 12 साल पहले गया था मैं। लेकिन ये आगे चल के जैसे जैसे और नदियाँ मिलती जाती हैं वो बड़ी होती जाती हैं। तो 1100 किलोमीटर तो ये भारत में बहती है, उद्गम स्थल से लेकर के और भारत की सीमा समाप्त होने तक, और उसके बाद 1600 किलोमीटर लंबाई में पाकिस्तान में बैठती है और फिर वो समुद्र में गिर जाती है। तो आप देखिए, इतना भारी पानी है, उसको रोकना आसान नहीं है। तो उसके इंतजाम में समय तो लगेगा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को पसीने छूट रहे हैं। नंबर 2 बात कि पूरा जो पाकिस्तान है वो इससे जिंदा है, इस नदी से। और तो कोई नदी है ही नहीं पाकिस्तान में भाई। जो हिली एरिया से लगती हुई नदी है, ये नदियाँ पहाड़ों से चलती हैं, या घनघोर जंगल जैसे मध्य प्रदेश के जंगल हैं तो वो भी पहाड़ी जंगल ही हैं एक तरह से, जहाँ से नर्मदा, ताप्ती, ये नदियाँ चलती हैं। तो इसकी हालत ख़राब हो जाएगी पाकिस्तान में। लेकिन रोकने में भारत को कई डैम बनाने पड़ेंगे, कई कैनाल्स बनानी पड़ेंगी। इट्स ए टाइम टेकिंग जॉब, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इंतजाम तो कर देंगे। अभी ऐसी बात नहीं, मोदी जी बहुत एक सुपर इंटेलेक्चुअल प्राइम मिनिस्टर हैं। अनदर थिंग मैं ये कहूँगा कि ये चर्चा बहुत ज़ोरों से एक भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाएगा। तो खैर ये तो देखिए, मैं तो ऐसा इस बारे में कुछ ज़्यादा प्रोडिक्शन नहीं कर पाऊँगा युद्ध होगा या नहीं होगा। जहाँ तक मेरा सवाल है, युद्ध जो प्रत्यक्ष युद्ध है, ओपन वार, उसके होने की संभावनाएं तो कम ही है, क्योंकि पाकिस्तान युद्ध करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं, और भारत भी जहाँ तक संभव होता है युद्ध को अवॉइड करता है, क्योंकि भारत की नीयत में तो कोई खोट है नहीं। भारत किसी के 1 इंच ज़मीन नहीं चाहता है, 1 रुपया किसी का नहीं चाहता है। भारत अपनी मेहनत से जिंदा है, अपनी काबिलियत से जिंदा है। तो पाकिस्तान इस पोजीशन में बिल्कुल नहीं है कि वो फ्रंट पर आके लड़ सके। वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, ईरान से, और जो BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उससे घिरा हुआ है। और फिर ये जो अफ़गानिस्तान के तालिबानीज़ हैं, इनसे घिरा हुआ है, ये भी ठोक रहे हैं उधर से इनको। और भारत और ठोकेगा तो पाकिस्तान टूट जाए। वो एक बात हो सकता है कि सरकार ये इंटरनली ये निर्णय लेवे कि ये सही टाइम में पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए जाए या POK इनसे छीन लिया जाए, ये हो सकता है, जस्ट पॉसिबल। तो ये बहुत सीक्रेट डिसीजन है, किसी को मालूम नहीं। अंदाज कुछ भी लगा लो आप, बिल्कुल कोई भी आइडिया लगा लो, किसी को मालूम नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तान की शामत है, कोई ना कोई बड़ा नुकसान, कोई ना कोई बड़े से बड़ा डैमेज पाकिस्तान को होना निश्चित है, और घबराया हुआ है पाकिस्तान। अब रहा सवाल कि अगर कोई इस प्रकार की कोई भी युद्ध प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, खुला या छद्म युद्ध कोई भी होता है, तो क्या भारत को कोई नुकसान होगा
भारत के शेयर बाजारों को नुकसान होगा, इस प्रकार की संभावनाएं पर विचार करना है। तो पहली बात तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि युद्ध ना हो, बल्कि किसी न किसी तरह से पाकिस्तान को कोई बड़ी हानि भारत पहुंचा सके, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो। अगर ये नहीं भी होती है, खुली वार हो जाती है बाई चांस, तो भारत एक इतना शक्तिशाली देश है आज की तारीख में कि पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा देगा। 1965 में जो युद्ध हुआ था, उसमें भारत की सीमाओं पर पाकिस्तानी सीमाएं छुटपुट घटनाएं कर रही थी। भारत की सेनाओं पर बमबारी करते थे, वो गोलीबारी करते थे। बॉर्डर पे तनाव था, छोटे मोटे झगड़े हो रहे थे। शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने काफ़ी समझाने की कोशिश की, पाकिस्तान को काफ़ी मैसेज दिया, बात करने की कोशिश करी। लेकिन 1962 के अंदर जो भारत की स्थिति थी, वही ये मान बैठा था कि भारत तो एक कमज़ोर देश है, हम इसको तो मार गिराएंगे, क्या हो गया मतलब। इसलिए वो माना नहीं। परिणाम स्वरूप जब भारत ने जवाबी हमले चालू किए तो पाकिस्तान की हालत ख़राब हो गई। अमेरिका से लिए हुए पैटर्न टैंक जो थे वो गत्ते की तरह से पिघल गए। मतलब भारत का वो जो एक हैंड ग्रेनेड थी जो कि डॉक्टर भाभा ने विकसित की थी, गत्ते की तरह पिघल गए। और अब्दुल हमीद जैसे बहादुर सैनिक, जिन्होंने एक सिपाही था वो खाली, उसने 8 टैंक ख़त्म कर दिए से दुश्मन, उसको परमवीर चक्र मिला था उसको। तो और वो 15 दिन में लड़ाई खत्म हो गई। जब पाकिस्तान की कुटाई होने लगी, 15 दिन में सीज फायर हो गए। इसी तरह सन 1971 के अंदर जो बांग्लादेश के अंदर मुजीबुर रहमान को सरकार जीतने के बावजूद भी 98% समर्थन मिला, उसके बावजूद भी सरकार नहीं सौंपी। ये वो जो पाकिस्तान के जियाउल हक जो थे राष्ट्रपति थे, उन्होंने नहीं सौंपी उनको सत्ता। तो परिणाम ये बांग्लादेश में बहुत बड़े डिस्टर्बेंस हुए और उसके अंदर बहुत बड़ी हिंसा हुई। काफ़ी बांग्लादेशियों को कत्ल किया पाकिस्तानी सेना ने। परिणाम स्वरूप भारत को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा मानवाधिकार के आधार पर। और मात्र 13 दिन के अंदर पाकिस्तानी सेना के बांग्लादेश में घुटने टिका दिए और भारत की ये जो पश्चिमी सीमा है, इस पर भी घुटने टिका दिए थे उनके। 13 डेज ओनली। और 75,000 सैनिक जो थे पाकिस्तान के, वो भारत की कैद कर लिए गए थे, सरेंडर करना पड़ा था उनको। तो उस समय बाजार तो उस समय भी थे। तो 15 दिन में कुछ नहीं बिगड़ता है बाजारों का। अच्छा, फिर चलते हैं 1998 में। 1998 में जो कारगिल वार हुआ, कारगिल पर जो कश्मीर के पाकिस्तान से लगती हुई सीमा, कुछ कबायलियों ने, अब वो कबायली थे या पाकिस्तानी सेना थे, पाकिस्तानी सेना ही थी वो, तो जो सलवार और कुर्ता पहन करके आ गए थे, पाकिस्तानी जो पठानी ड्रेस पहन के आ गए थे, वो कब्जा कर बैठे थे, चुपचाप आ गए। वो बड़ी जटिल पहाड़ी स्थिति है। जो पाकिस्तान से आना आसान है, भारत से उन पर पहुंचना बहुत मुश्किल था। तोलोलिंग की पहाड़ी, उनकी चोटियाँ बड़ी विकट हैं, उन पर पैदल भी नहीं चढ़ सकता आदमी। तो खैर उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन वो कब्जा भी ओनली 15 डेज के अंदर छुड़वा लिया था। भाग गए। जब भारत की सेनाओं ने उनको कुटना शुरू किया, भाग गए। देश के रणबांकुरों ने उनकी जो जम की कुटाई की है, वो भाग गए। हालांकि हमको 500 हमारे रणबांकुरे खोने पड़े थे, लेकिन वो भाग गए। मतलब सब सामान छोड़ के भाग गए। देश के शहीदों ने, देश के रणबांकुरों ने, महाशूर वीरों ने उनको खदेड़ दिया और अपनी जान की कोई परवाह नहीं की। 15 दिन का। और उस समय 98 में सन IT सेक्टर में तेजी शुरू हुई थी। कारगिल से पहले 1 रुपया भी नहीं टूटा था शेयर 1998 के अंदर। बाजार बिल्कुल खड़ा रहा था। केतन पहाड़ी जरूर ऑपरेट कर रहा था मार्केट को। उस समय IT शेयरों में KP15 कहलाती थी, 15 शेयर थे उसके, मैं खेल रहा था। ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन बाजार में अगर मेरिट्स हैं, बाजार के पीछे अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, अदर फैक्टर्स स्ट्रॉन्ग है, तो इन छोटी मोटी लड़ाइयों से भारत का एक इतना मजबूत और एक विशाल और विकास महान देश है कि कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस देश के पास हथियार और बहादुर सैनिकों की सेना मौजूद है, इसलिए कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। 15 दिन 20 दिन की लड़ाई में, महीने भर की लड़ाई में भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये है। तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। और मैं आपसे एक ही सलाह देता रहा हूँ कि आप अपना पैसा मजबूत शेयरों में रखें। अगर आपको स्मॉल कैप, मिड कैप में पैसा लगाना है, तो आप
बेटर ये है कि म्यूचुअल फंड्स को चूज करें। या तो आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं इस काम के और आपके कॉन्टैक्ट बहुत ज़बरदस्त हैं, तब तो आप स्मॉल कैप मिड कैप का खेल आप डायरेक्ट भी खेल लें। लेकिन अगर आपके पास में ना तो स्टडीज़ हैं ना कोई क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, तो फिर आपको इट इज़ बेटर टू ऑप्ट फॉर म्यूचुअल फंड्स। कोई इंसल्ट नहीं है, मैं भी लेता हूँ, मैं डायरेक्ट भी खरीदता हूँ, स्मॉल कैप भी खरीदता हूँ, लेकिन मेरी नॉलेज और एक आम जो नए इन्वेस्टर हैं पुराने भी हैं उनकी नॉलेज में फ़र्क है। बुरा मत मानना, थोड़ा फ़र्क है। तो जैसा भी आप करें, आपकी इच्छा है। और भारत पाकिस्तान इस युद्ध में किसी भी सूरत में भारत पे बाजी नहीं पा पाएगा। प्रारंभ हुआ और उसके कारण है कि भारत एक आर्थिक शक्ति है और सैनिक शक्ति भी है भारत एक। दूसरी बात है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत कमज़ोर है, कोई हथियार खरीदने में, और फिर ग्लोबल लेवल पर जो दुनिया की महाशक्तियाँ हैं वो भी कोई समर्थन देने को इसको तैयार नहीं। अमेरिका बिल्कुल समर्थन नहीं देगा, बल्कि वो भारत को समर्थन देगा, सहायता करेगा। यूरोपियन कंट्रीज पाकिस्तान की बिल्कुल सहायता नहीं करेंगी, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवादियों के अड्डे के रूप में जाने जाना लगा है। भारत पाकिस्तानी सेना दिखाई देती है, लेकिन उस सेना का काम केवल मात्र आतंकवादियों से मिलकर माल बनाना है, पैसे बनाना है, सरकार से बजट लेके उसको खा जाना है। वहाँ के एक एक कर्नल की जो फाइनेंशियल पोजीशन है 500-500 करोड़ की, जबकि यहाँ के कर्नल तो बेचारे तनख्वाह लेते हैं, मस्त रहते हैं और लगे रहते हैं धार पर। कर्नल और मेजर और ये जो हैं, जो भी अफसर हैं आर्मी के, ये बेचारे खाली तनख्वाह पर जिंदे हैं और जी जान से मरने को तैयार हैं, अपनी जान देने को तैयार हैं। देश सर्वोपरि है उन सैनिकों के लिए। अच्छा सर, पाकिस्तान की सेना अनविलिंग आर्मी है, वो जो कुछ है पैसों के लिए है। ग्लोबल पावर सपोर्ट कुछ नहीं मिलेगा, इसको बात हो ही गई। अच्छा, स्ट्रॉन्ग आर्मी, इंडिया की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है। भारत का जो सैनिक है वो भूखा रह के भी लड़ सकता है, भूख और प्यास के बिना लड़ता है वो। तोलो लिंग की एकदम सीधी चाकू की नोक जैसी पहाड़ियों पर वो अपनी जान की परवाह किए बिना चढ़ा है। मतलब आप बताइए, इतना चढ़ना कोई आसान काम था क्या उन पहाड़ियों पर, और वो भी जब गोलियां बरस रही थी ऊपर से। इट वॉज नॉट ईजी गेम जो। तो ऐसी सूरत में कोई चिंता ना करें आप। अगर वार शुरू हो जाए तो आप यथास्थान खड़े रहें, जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहिए, ना तो कोई खरीदिए ना बेचिए। नो बॉटम फिशिंग एट ऑल, नो एवरेजिंग एट ऑल, गिर लेने दीजिए जितना गिरता है। जब कोई ऐसी बातचीत चलने लगे कि भाई सीज फायर होने वाला है या पाकिस्तान की जोरदार कुटाई हो रही है, 15 दिन बाद में 12-15 दिन बाद खरीद लेना। वैसे वार नहीं होगी, मैं जहाँ तक समझता हूँ, आप निश्चिंत रहें। ये चर्चा मैंने इसलिए कर दी है कि बाज़ार में कुछ ऐसे ऑपरेटर्स भी हैं जो पैनिक फैला करके उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। बाज़ार विविधताओं से भरा हुआ है, बाज़ार बहुत विविधताओं से भरा हुआ है, इसलिए आप कहीं डर के मारे आप अपने अच्छे अच्छे शेयरों को बेच डालें, ऐसा भी मत कीजिए। कुछ नहीं होगा, मैं भी एक शेयर नहीं बेचूंगा, रेस्ट एश्योर्ड। मैं कोई बाज़ार को थामने की पोजीशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मंडे को हो सकता है कुछ पैनिक फैलाएं। जैसे फ्राइडे को भी हल्की हल्की कुछ चर्चा आई, साहब पाकिस्तानी वार के कारण बाज़ार को गिरा दिया। मीडिया में कुछ लोग कह रहे हैं, मीडिया में जो जनरल मीडिया है, जनरल न्यूज़ चैनल्स हैं, वो भी कह रहे हैं मोदी जी ने सेनाओं को आदेश दिया। अरे भाई, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी इस बात पे विचार चल रहा है कि हाउ टू डिफीट पाकिस्तान, हाउ टू क्रश पाकिस्तान, इसको डैमेज कैसे किया जाए। बालाकोट के लिए सोचा था क्या किसी ने कि इस तरह से मोदी जी कर जाएंगे कि 300 आतंकवादियों को एक साथ निपटा देंगे। भारत तरफ इतना करना चाहेगा टॉप प्रायोरिटी पर, तो सबसे पहले कि जो इनको आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र हैं और टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड्स हैं, उनको भारत किसी तरह डिस्ट्रॉय करना चाहे। इसमें विश्व समुदाय पूरा साथ देगा, इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। निश्चिंत रहें आप, कुछ भी नहीं होगा। कई बार आई हैं, चली गई, क्या हो गया उसको। बाजार कुछ संकट आए हैं, चले गए। और गिराने की तो बात ये कहता हूँ, जब यूक्रेन वार शुरू हुई थी, जब भी बाजार को गिराने की कोशिश की थी कोरोना काल के दौरान, लेकिन बाजार गिर नहीं पाया, बिकॉज द मेरिट्स ऑफ द मार्केट वर वेरी स्ट्रॉन्ग।
कुछ घंटे गिर करके वो खड़ा हो गया था बाजार। उसी प्रकार से 2-4 दिन गिरेगा बाजार, फिर वापस खड़ा हो जाएगा। तो हमेशा मैं इसीलिए कहता हूँ कि धीरज धर्म मित्र और शेयर संकट काल परखिए चार। शेयर वो खरीदिए जो संकट काल में भी आपका साथ दे, आपकी नींद हराम ना कर देवे। इसलिए ठीक है दोस्तों, चिंता मत कीजिए, जो कुछ करेगा ईश्वर ठीक करेगा। सर्वोपरि वो है करने वाला, उसको मालूम है क्या होगा, हमको तो कुछ मालूम नहीं है, हम तो खाली अंदाजे लगा सकते हैं। तो दैट्स ऑल, ये चर्चा यहीं रहने देते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।